तीसरे दिवस की कार्यशाला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं माननीय नागेश्वर राव जी। आप इग्नू के माननीय कुलपति हैं और आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं माननीय प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, जो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार के माननीय कुलपति हैं। और साथ ही इस कार्यक्रम में विशेष सानिध्य रहेगा माननीय डॉक्टर अनिल त्यागी जी का। माननीय अनिल त्यागी जी मेरठ प्रांत के सह प्रचार प्रमुख हैं। आज की कार्यशाला के द्वितीय सत्र का जो विषय है नई शिक्षा नीति और मीडिया अध्ययन। आज मीडिया का दायरा अत्यंत बृहद हो चुका है। मीडिया में डिजिटल मीडिया अथवा सोशल मीडिया के आने के बाद प्रत्येक नागरिक पत्रकार बन गया है। ऐसे में जहां मीडिया अत्यधिक विस्तारित हुआ है, वहीं उसमें चुनौतियां भी ढेरों आई हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, नई शिक्षा नीति 2020 में मीडिया अथवा पत्रकारिता शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसे में नई शिक्षा नीति को लेकर अभिभावकों, मीडिया शिक्षकों, विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में कुछ भ्रांतियां भी हैं। मैं अपने दोनों अतिथि वक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि वे अपने उद्बोधन के माध्यम से नई शिक्षा नीति और मीडिया अध्ययन पर प्रकाश डालकर हम सबका मार्गदर्शन करें। सर्वप्रथम मैं अपने मुख्य वक्ता प्रोफेसर संजीव शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। और चूंकि विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, तो मैं चाहूँगा उसके लिए भी समय जरूर रहे और विद्यार्थी जो है सवाल आपसे पूछ सकें। अनिल जी ने संकेत किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। मैं नई शिक्षा नीति नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता हूँ। सच बात यह है कि मैं तो राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। हमें तो पहली बार एक ऐसी नीति मिली है जो सचमुच में राष्ट्रीय है। नई तो बहुत नीतियाँ मिली हैं, जो राष्ट्रीय है अपने सही अर्थों में, सही मायनों में। और वो केवल मीडिया का नाम नहीं लेती, इतने से हमारा काम नहीं चलता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनी व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन करती है, संरचनाओं में क्या परिवर्तन करती है, वो अकादमिक संस्थानों की स्वायत्तता के लिए क्या करती है, ये आज का विषय नहीं है, आपके लिए विषय नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की है और संवाद संचार माध्यम अध्ययन के विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, वो ये कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में पहली बार भारत की सभी भाषाओं को उनका यथोचित सम्मान और स्थान दिलाती है। वह मातृभाषा के अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान पर बल देती है, उसके लिए व्यवस्था करती है। हमारे मन में एक विदेशी भाषा के अज्ञान के कारण उत्पन्न कुंठाओं की संभावनाओं को समाप्त करती है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण काम करती है, वो ये कि विषयों के ये जो हमने सीमाएं बना रखी हैं, कृत्रिम सीमाएं बना रखी हैं, परिवेश परिधियां निर्धारित कर रखी हैं। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, मैं राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूँ बहुत वर्षों से, और वो मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं हम आजकल राजनीति विज्ञान नहीं पढ़ते, हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं। ऐसा लगता है ये कोई दवाई की विषय पढ़ रहे हैं क्या। जो ह्यूमन राइट्स पॉलिटिकल साइंस से निकला वो भी कहते हैं हम केवल ह्यूमन राइट्स पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग सिलेक्शन कमेटी से मिलते हैं, कहते हैं मैंने तो केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा। ये जो सीमाएं बनाई हैं ये बड़ी कृत्रिम हैं और ये अभी की हैं। भारत में कभी ऐसी सीमाएं नहीं थी। मैं प्रायः कहता हूँ महाभारतकार दर्शन भी लिख रहे थे, इतिहास भी लिख रहे थे, साहित्य भी लिख रहे थे, राजधर्म भी लिख रहे थे, सब कुछ लिख रहे थे, प्रकृति भी लिख रहे थे, वाल्मीकि भी यही लिख रहे थे। इसलिए भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार बहु विषयकता, अंतः अनुशासनात्मकता की ओर जाती है, विषयों की इन कृत्रिम सीमाओं को तोड़ती है। और ये सामान्य विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण होगा, लेकिन आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको अपने इस पत्रकारिता के जीवन में, माध्यम के जीवन में, संचार संवाद के जीवन में कितने प्रकार के आयामों का स्पर्श करना होता है। कभी भी संभव नहीं है कि केवल एक पक्ष से आपका काम चल जाए।
माध्यम अध्ययन का कोई विद्यार्थी क्या राजनीति के अध्ययन मात्र से काम चला सकता है क्या? उसे भूगोल भी जानना होगा, उसे इतिहास भी जानना होगा, उसे साहित्य भी जानना होगा, उसे भाषा भी जाननी होगी, उसे संप्रेषण की कला भी जाननी होगी, उसे आर्थिक स्थिति भी समझनी होगी, उसे वैज्ञानिक प्रगति भी जाननी होगी। तो उसके आयाम बहुत बड़े हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति माध्यम अध्ययन के सभी जो संलग्न है उसमें, मैं उन केवल विद्यार्थियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अध्यापक हैं, जो अनुसंधान कर रहे हैं, उन सब के लिए एक विस्तृत आयाम प्रस्तुत करती है। और वो ये कि हम बहुविषयकता की ओर जाएं, हम अधिक से अधिक स्थानीय होने के साथ साथ वैश्विक भी अपने को बनाए रखें, इसकी व्यवस्था भी करती है। भारतीय संदर्भों में, भारतीय परिवेश में और भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में होते हुए भी आधुनिकता को संबोधित करते हुए, भविष्य की ओर एक सकारात्मक दृष्टि रखते हुए और ऐसा सोचते हुए कि भारत की यह शिक्षा नीति कम से कम भारत को पुनः उस विश्वगुरु के स्तर तक पहुंचाने में हमारी आपकी सहायता करे, इस रूप में शिक्षा नीति हमारे सामने है। लेकिन एक प्रश्न और है, और वो ये कि क्या केवल अपने पाठ्य वस्तुओं में, पाठ्यक्रम में, अपने कोर्स मटेरियल जिसे आप कहते हैं, उसमें हम कोई कंटेंट, कोई अंतर्वस्तु यदि सन्निहित कर दें, क्या उतने से हमारा काम चल जाएगा? मुझे लगता है उससे नहीं चलेगा, उससे अतिरिक्त हमें श्रम करना होगा। तो हमारे प्रायशः ऐसा देखने को मिलता है। मैं पिछली बार भी एक छोटी सी कथा सुनाया था, फिर एक कथा सुना तो मेरठ के बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, कहेंगे मेरठ में हमारे यहाँ नागेश्वर राव साहब एक बड़े बुजुर्ग लोगों की एक संस्था है, वो उन्होंने करीब सब उसमें ऐसे हैं 80 से ऊपर के, वो 70-80 साल के जितने भी बुजुर्ग हैं वो देश की समस्याओं के लिए चिंता करते हैं, और एक उन्होंने समूह बना रखा है। वो समूह बनाकर उसकी 15-20 दिन में एक बैठक करते हैं, कोई एक विषय ले लेते हैं, उस पर बातचीत करते हैं। कोई वैसी फॉर्मल गोष्ठी नहीं होती, 20-30-40 लोग बैठ जाएंगे, बातचीत करेंगे। एक बार उन्होंने किसी भ्रम में या तो सफ़ेद बाल देखकर मुझे भी बुला लिया, मैं वहाँ गया, राष्ट्रीय आंदोलन पर, संविधान पर कुछ बातचीत करनी थी, और अगले दिन वहाँ कोई पत्रकार होंगे नए, उन्होंने उसकी न्यूज़ पढ़ी और अखबार में छाप दी। अखबार में जब सवेरे पढ़ा मैंने, तो उसमें बातचीत में बालकृष्ण मुंजे का और चापेकर बंधुओं का जिक्र आया था। उन्होंने उपस्थितों में लिख दिया, पत्रकार ने, संवाददाता ने उपस्थित लोगों में चापेकर बंधु, और चूंकि उसने नाम सुने थे कि इनके बारे में बात हो रही है, चूंकि उसको इतिहास ज्ञात नहीं था, उसको वो इतिहास ज्ञात नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कई बार हम देखते हैं भाषा की दृष्टि से, मैं बिहार में सेवा कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे बिहार से बता रहे, बंगाल का हिस्सा हुआ करता था बिहार, और बंगाल का हिस्सा होने का परिणाम ये है कि जो बंगला में लिंग भेद का भ्रम है वो बिहार में हिंदी में भी बना हुआ है अभी भी। तो भाषा की दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो सबसे बड़ा काम करती है, हमें सचेत कर रही है अपनी परंपरा के प्रति, अपनी भारत विद्याओं के प्रति, मातृभाषा के प्रति, स्थानीय भाषाओं के प्रति, स्थानीय कौशल के प्रति, स्थानीय विशिष्टताओं के प्रति। हम बहुत बार बहुत दूर दूर तक का जानते हैं। मैं प्राय कहता हूँ, मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस की दिल्ली की एक प्रोफेसर एक सिलेक्शन कमेटी में थी, वो मुझसे उन्होंने एक दिन पूछा, सर ये मेरठ हरियाणा में है, यूपी में है? वो संसार में बहुत ज़्यादा घूमे, दिल्ली में रहकर मेरठ का पता नहीं है, क्योंकि हमारी दृष्टि बहुत दूर तक गई, पास तक नहीं गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी एक अवसर देती है हमको, भारत की ओर देखने के अवसर देती है, वो आपसे अपेक्षा करती है। तो मैं प्राय ये मीडिया के विद्यार्थी शिक्षक मित्रों से एक बात कहना चाहता हूँ, हम एक बार इस शिक्षा नीति ने ही कम से कम हमको ये अवसर प्रदान किया है कि हम भारत की ओर देखना प्रारंभ करें, अपने आसपास भी देखना प्रारंभ करें, अपने आसपास जितना देखेंगे और उसे भी एक सकारात्मक दृष्टि से। एक और बात है, परंपरा हमको बताती है, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, वेद कहता है मित्र की दृष्टि से हम सबकी समीक्षा करें। भारत में समीक्षा की बड़ी अच्छी सी परंपरा है, सामान्य रूप से मैंने कहा प्रश्न की बड़ी अच्छी परंपरा है, समीक्षा की भी। शंकर जब पहली बार चले कलड़ी से, केरल से, पूरे भारत का भ्रमण किया उन्होंने, और जब वो महेश्वर नगरी पहुंचे मंडन मिश्र से मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं द्वार पर पंडित ब्राह्मण आया है, कुछ भिक्षा मांग रहा है। तो उनकी पत्नी आई, उन्होंने कहा क्या चाहिए? भिक्षाम देही। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए भिक्षा में? कुछ अन्न लाती। उन्होंने कहा अन्न नहीं चाहिए, मुझे तो शास्त्रार्थ चाहिए। शास्त्रार्थ चाहिए? किससे शास्त्रार्थ करना है? आपके पति से साक्षात करना है शास्त्रार्थ। हमने पति को बुलाया, कहा आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा शास्त्रार्थ तो हो जाएगा महाराज, लेकिन निर्णायक कौन होगा?
तो उन्होंने कहा, शंकर ने कहा, आपकी धर्मपत्नी निर्णायक होंगी। मैंने कहा, अरे भाई, मेरे से शास्त्रार्थ करने आए हो, मेरी धर्मपत्नी पर इतना भरोसा कर रहे हो कि निर्णायक होंगी? उन्होंने कहा, हाँ, ये निर्णायक होंगी। तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, निर्णायक होंगी। तो उन्होंने कहा, भी मुझे तो बहुत काम है घर में, मैं कैसे निर्णय करूंगी? मैं दोनों के गले में एक एक माला डाल देती हूँ, जिसकी माला पहले सूख जाएगी वो हार जाएगा। 7 दिन बाद शंकर के जो मंडन मिश्र के गले की माला सूख गई। शंकर के साथ जो विद्यार्थी हुए खड़े हुए, गुरुजी आप जीत गए, खड़े हो जाओ। तो उनकी पत्नी ने कहा, अभी आप नहीं जीते हो, अभी आधे जीते हो, मैं अर्धांगिनी हूँ, मुझसे भी आपको शास्त्रार्थ करना होगा। वो शास्त्रार्थ की कथा अलग है। उसके बाद जब वो शंकर जीत जाते हैं तो उनको मंडन मिश्र को अपना शिष्य बना लेते हैं। मंडन मिश्र कहते हैं, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मंडन मिश्र का उन्होंने एक नामकरण कर दिया। अब है जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है, और वो कहते हैं मंडन मिश्र से, उक्तम, जो मैंने अब तक कहा है उसकी समीक्षा करो, जो मैंने अब तक लिखा है। उक्तम, अनुक्तम, जो मुझसे रह गया है, जो मैंने नहीं कहा है, जो बिटवीन द लाइंस आप बोलते हो, जो नहीं कहा है उसकी भी समीक्षा करो। दुरुक्तम, जो मैंने गलत कह दिया है, दुरूह कह दिया है, दुर्बोध कह दिया है, वो उसकी भी समीक्षा करो, उसे भी रेखांकित करो। तो वार्तिकम, उसके बाद इसकी पूरी वार्तिक लिखो। भारत की परंपरा में हम अपने से वरिष्ठ, अपने से बड़े, अपने से ज्ञान में, आयु में, वय में, प्रतिष्ठा में, पद में, सम्मान में, किसी भी दृष्टि से बड़े की भी समीक्षा करने का अधिकार रखते हैं। और वो समीक्षा आलोचना नहीं है, वो समीक्षा प्रश्न खड़े करना नहीं है, प्रश्न उत्पन्न करना नहीं है, जिज्ञासाओं को प्रस्तुत करना है। वो समीक्षा मित्र की दृष्टि से, इसका अर्थ है वो जो एक संवेदनशीलता का भाव, अपनत्व का भाव, रागात्मकता का भाव। और प्रायशः माध्यम में आप देखते होंगे बहुत बार हम निर्लिप्त भाव से कुछ लिखते हैं। वो निर्लिप्त और अनासक्त होना तक तो ठीक है, लेकिन वो कहीं कहीं क्रूर निर्मम भाव ना हो जाए, ये भी समझने की आवश्यकता है। हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति निश्चित रूप से मीडिया के हमारे सभी मित्रों के लिए एक बात अवश्य कहती है कि हम भारत को भारत की दृष्टि से, भारत की परंपरा से, भारत की संस्कृति से, भारत के ज्ञान से, भारत के ज्ञान गौरव से, भारत विद्या से, भारत के कौशल से, भारत के समाज से, सब से, उसमें सबका उल्लेख है, पर्यटन का, स्थापत्य का, सबका उल्लेख है। उन सब से संबद्ध करते हुए अपने स्वयं के भी अनुभव को, स्वयं की संप्रेषण क्षमता को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपने लेखन को, अपने कौशल को, सबको समृद्ध कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसे अवसर प्रदान करती है। धन्यवाद। अब समय की चूँकि सीमा है, तो अब मैं बिना किसी औपचारिकता के मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय नागेश्वर राव जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए अपने अध्यक्षीय संबोधन के लिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में उन्होंने आपके सामने रखी है। विशेष रूप से मीडिया अध्ययन के संदर्भ में केवल जो उन्होंने पहली बात कही उसी को हम पिकअप करते हैं। उन्होंने कहा कि आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वह मल्टी डिसिप्लिनरी बात को कहती है। करेंगे कैसे, उस पर थोड़ी सी बातचीत हम कर लें, क्योंकि इस विषय के साथ अगर आप सोशोलॉजी कुछ जानना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस कुछ जानना चाहते हैं, हिस्ट्री कुछ जानना चाहते हैं, तो शायद आप ज़्यादा मजबूत ढंग से इस पाठ्यक्रम को पूरा कर पाएंगे। लेकिन कैसे कर पाएंगे, उसके लिए जो उपलब्ध हमारे पास संसाधन हैं उसकी थोड़ी बहुत जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। जो शिक्षा मंत्रालय है, इन्होंने 2016 में स्वयं प्लेटफॉर्म स्थापित किया था और स्वयं के अंतर्गत लगभग 3000 कोर्सेस बनाए थे जो उपलब्ध हैं आज भी, जिसके बारे में लोगों को जानकारियाँ बहुत कम हैं। भारत सरकार ने स्वयं प्लेटफॉर्म के तहत लगभग 3000 कोर्सेस बना रखे हैं 2016 से लगातार। इन कोर्सेस को बनाने में देश के बड़े बड़े शिक्षाविद शामिल थे। ये कोर्सेज हैं, सारे सामाजिक विज्ञान के विषय हैं, प्रबंधन के विषय हैं, तकनीकी के विषय हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं। यानी कोई भी विषय जिस पर आप थोड़ा भी जानना चाहते हैं तो वो विषय उपलब्ध हैं, निःशुल्क।
निःशुल्क पंजीयन है, साल में 2 बार पंजीयन होता है। 2 करोड़ अपने देश के लोगों ने उसमें पंजीयन करा रखा है। हम लोग भी पंजीयन करा सकते हैं। और निश्चित रूप से जो मीडिया और जर्नलिज्म का पाठ्यक्रम है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रासंगिकता मल्टी डिसिप्लिनरी फोकस की हो रही है, और उसमें यह सबसे उपलब्ध जो संसाधन है बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायः मूक के बारे में बात होती है, 4 क्वाड्रेंट अप्रोच है, उसके तहत इसको बनाया गया है और ये 2020 के दौरान ज़्यादा प्रचलित हुआ। उसका कारण यह है कि जब कोविड आया तो एडेक्स एंड कर्सेरा जो यूएस बेस्ड संस्थाएं हैं, वे अपने देश में घूमना शुरू कर दिया। साहब इसके द्वारा करिए पाठ्यक्रम तो बहुत आगे बढ़ेंगे। पाश्चात्य देशों में उसी का बहुत प्रचलन है। तब इसके बारे में लोगों ने जानना शुरू किया। अगर आपको हिस्ट्री का कोई कोर्स करना है, देखिए एक और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है, प्रोग्राम के स्थान पर केवल कोर्स करना है। एक प्रोग्राम में 18 कोर्स होते हैं, 16 कोर्स होते हैं। आप हिस्ट्री के 16 कोर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सोशियोलॉजी के 16 कोर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी के 16 कोर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल उसमें से 1 या 2 जो आपके लिए बहुत प्रासंगिक हों, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आप पढ़ सकते हैं और उसी के लिए आप पंजीयन करा सकते हैं। साल में 2 बार पंजीयन होता है, जनवरी सत्र भी है, जुलाई सत्र भी है। इनकी परीक्षाएं भी होती हैं साल के अंत में, हर 6-6 महीने के अंत में, दिसंबर में भी और जून में भी। इनकी परीक्षाएं एनटीए कराती है। एनटीए का नाम शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, कुछ लोग। जेई की परीक्षा होती है या इन सब की परीक्षाओं में, पीएचडी की परीक्षाएं भी आजकल एनटीए करा रही है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यानी एक दूसरे तरह की व्यवस्था, और इस पे जो सर्टिफिकेट निकलता है उसका क्रेडिट ट्रांसफर्स आपके संस्थान में हो सकता है, और न भी हो तो आपके अपने लिए जो अभी एबीसी बना हुआ है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, उसमें आपके लिए यह जुड़ जाएगा। भारत सरकार द्वारा स्थापित, एनटीए द्वारा परीक्षा आयोजित, और इसमें जो भी आप अंक प्राप्त करेंगे वो आपके परीक्षा के साथ जुड़ जाएगा। और अगर आप मीडिया अध्ययन में, जो कि जो फोकस, जैसा कि शर्मा जी ने कहा और हम लोग भी प्रायः बांध देते हैं अपने आप को, मीडिया से जुड़ा हुआ पेपर होगा तभी मीडिया में होना चाहिए, उससे हट के कोई पेपर नहीं पढ़ना है। हिंदी में मतलब हिंदी से जुड़ा होना चाहिए, हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री से ही होना चाहिए, हिस्ट्री से बाहर कोई पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मस्तिष्क के विकास के लिए, सृजनात्मकता की बात अगर आप सोच रहे हैं, इनोवेशंस को बढ़ाना हो तो भी, और आपकी जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको बढ़ाने के लिए आपको दूसरे विषय ज़रूर पढ़ने चाहिए। और इसी बात को लेकर के ये 3000 प्रोग्राम्स नहीं हैं, कोर्सेज हैं, उसमें से एक एक विषय है। उसमें जो भी विषय आपको ठीक लगे, जो आपके लिए प्रासंगिक हो, उसको आप ले सकते हैं। उसकी पढ़ाई कैसे होती है हम आपको बता दें। उसमें 4 क्वाड्रेंट अप्रोच है। उसमें जो मटेरियल उपलब्ध है वो सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध है, यानी आपको मोबाइल में उपलब्ध हो सकता है। सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध मटेरियल है। उसमें वीडियोस के द्वारा आप तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। वीडियोस के लिए भारत सरकार ने 33 स्वयंप्रभा चैनल्स, घर बैठे शिक्षा प्राप्त करिए, 33 स्वयंप्रभा चैनल उपलब्ध हैं। उन चैनल्स के माध्यम से आपके घर पर आपको उन विषयों की पढ़ाई होगी। वीडियो के माध्यम से शर्मा जी और भी बड़े बड़े विद्वान जो हैं वो उन विषयों पर बातचीत करते हैं, घर बैठे आप सुन सकते हैं। हम केवल यही बात आपसे कहना चाहेंगे कि केवल आप उस एनटीए और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के स्वयं प्लेटफॉर्म, स्वयंप्रभा एनटीए स्वयं आपको मटेरियल देगी। स्वयंप्रभा से आप अपने घर तक पहुंचेंगे। रजिस्ट्रेशन आपको सिर्फ स्वयं में कराना है, और उसके बाद परीक्षा देना या न देना आपका विकल्प है। बहुत से लोग परीक्षाएं नहीं देते हैं, परीक्षा से डरते भी हैं। आयु का कोई बंधन नहीं है, क्वालिफिकेशन का कोई बंधन नहीं है। आप 12th होंगे चाहे पीजी होंगे, उसमें आप प्रवेश ले सकते हैं। पढ़ लीजिए, इम्तहान मत दीजिए। पैसा शायद इम्तहान का ही लगता है, 500 या 1000 रुपये लगते हैं। आप इम्तहान मत दीजिए। पढ़ने के लिए यह सुविधा अपने राष्ट्र में, अपने ही जो मिनिस्ट्री ऑफ शिक्षा मंत्रालय है वह आप सबको उपलब्ध कराती है। अब चूंकि समय की बाध्यता है तो सीधे सीधे हम लोगों की जिज्ञासाओं पर और प्रश्नोत्तर पर आते हैं। जिसके भी मन में सवाल आए हैं, सीधे सीधे आप सवाल पूछिए। सर, जैसे आपने बताया नई शिक्षा नीति भारत की संस्कृति को लेकर बढ़ावा देगी, तो सर मेरा मतलब मत ये है, क्या इस शिक्षा नीति में भगवत गीता को प्रोत्साहित किया जाएगा?
हमें एक भ्रम फैला दिया गया है कि कुछ धर्म पुस्तकें हैं, कुछ धर्मों की, मजहबों की कुछ पुस्तकें हैं। भगवद गीता ऐसी कोई पुस्तक नहीं है, पहली बात। मैंने उल्लेख किया था प्रश्नों के बारे में, भारत का प्रश्न पूछने की परंपरा है, प्रश्नोपनिषद का उल्लेख किया। भगवद गीता में सबसे बड़ा प्रश्न पूछने वाला खड़ा हुआ है, और कहाँ खड़ा हुआ है जरा समय देखिए मीडिया के हिसाब से। एक और सेनाएं अपनी खड़ी हैं, एक और दूसरी सेनाएं खड़ी हैं, उनके बीच में जाकर कहता है सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, मेरे रथ को खड़ा कर दो, मैं प्रश्न पूछूंगा। और कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहा है, युद्ध के प्रश्न प्रारंभ में पूछता है बस, उसके बाद तो ये भी पूछता है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है, वो कैसे चलता है, क्या करता है, वो ये भी पूछता है। मन के बारे में पूछता है, आत्मा के बारे में पूछता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ वही हुआ जो भी नागेश्वर जी कह रहे थे आपसे, कि हम भगवद गीता के बारे में यदि विचार करें तो इस दृष्टि से बिल्कुल विचार ना करें कि वो कोई धर्म ग्रंथ है, किसी ज्ञान का ऐसा, वो ज्ञान का ग्रंथ है। और उसकी भी एक महत्वपूर्ण बात है कि पूरी भगवद गीता में 18 अध्यायों में सारी बात बताने के बाद कृष्ण अर्जुन को 18वें अध्याय के अंतिम समय में कहते हैं इति ते ज्ञानम आख्यातम, मेरे पास जितना भी ज्ञान था मैंने तुझे बता दिया। गुह्यात गुह्यतरम मया, गोपनीय से गोपनीय जो था वो बता दिया। विमृश्य एतद अशेषेण, इस पर अशेष रूप से स्वयं विचार कर ले। और करना क्या है? यथेच्छसि तथा कुरु, जो इच्छा करे वो कर, जो मन में आए वो कर, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। इसलिए गीता मनुष्यत्व का ग्रंथ है, गीता भारत का ग्रंथ है, गीता मनुष्य को मनुष्य बनाने की यात्रा का प्रस्थान बिंदु है। इसलिए उसको पुस्तक के रूप में नहीं, ज्ञान के ग्रंथ के रूप में पढ़ना चाहिए। कहा है वो भारत की अखंडता को कैसे प्रतीक है, और आप उसे कैसे समझाएंगे सबको? तो मेरा सवाल ये था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से बहुत सारी न्यू एजुकेशनल टेक्निक्स आई हैं इंडिया में। ऐसे में सिटीजन जर्नलिज्म का एक कॉन्सेप्ट आया है। सर मेरा सवाल ये था, अगर हम बिना डॉक्टर्स के ट्रेनिंग को झोला छाप कह देते हैं, तो हम जो जर्नलिस्ट हैं, जो कोई भी यूट्यूब चैनल बना के जर्नलिज्म के एथिक्स को लेकर स्टार्ट हो जाते हैं, हम उन्हें लीगलाइज क्यों कर रहे हैं? कोई स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया उन पर क्यों नहीं है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत केंद्रित क्यों है, आप ये जानना चाहते हैं? भारत के बारे में, भारत की परंपरा के बारे में कैसे प्रस्तुत करती है अपने आप को राष्ट्रीय शिक्षा नीति? मैंने कहा स्थानीयताओं को, स्थानीय भाषाओं को, स्थानीय कौशल को, स्थानीय संस्कृति को, स्थानीय परिवेश को, भूगोल को, इतिहास को, पर्यटन को, विद्याओं को, सबको सम्मिलित करती है। और यहाँ तक करती है कि कुलपतियों को अधिकार देती है कि वो बिना औपचारिक उपाधि वाले व्यक्तियों को, यदि उनके पास कोई ज्ञान है, कौशल है, हमारे विद्यार्थियों के लिए वो आवश्यक होगा, तो उन्हें भी नियुक्त कर सकते हैं शिक्षक के रूप में, अतिथि शिक्षक के रूप में, विशेषज्ञ के रूप में, यहाँ तक की भी व्यवस्थाएं करती है। भारत के बारे में यदि आप देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, जो अभिलेख है उसके अनुसार चलेंगे, तो वैसे वो भारत के संस्कृति परंपरा की बात करते हुए कादम्बरी का उल्लेख एक बार मात्र करती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, वो कहती है जो विद्याएं हैं भारत में, हम सबको विद्या मानते हैं। ये मान लिया कि जो हमारे कॉलेजेस में आ गए, यूनिवर्सिटीज़ में आ गए, भाई यही उपाधि प्राप्त लोग ही पढ़े लिखे हैं, ये विद्या से बाहर की समझ है। भारत में प्रत्येक कला, प्रत्येक ज्ञान विद्या है। विद धातु है जानने के अर्थ में, हम कुछ जानते हैं, वो क्या जानना है। मैं आपको एक फिर छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ। वो भोज के दरबार में कोई एक सज्जन आए बाहर से, उनके रहने की व्यवस्था की जाए, इनके लिए कोई मकान दिलाया जाए। अब मकान किसका दिलाया जाए? तो कोई ऐसा आदमी ढूंढा जाए जो साहित्य में जिसकी रुचि ना हो, ऐसा पकड़ लाओ। तो अपने सैनिकों से उन्होंने कह दिया कोई कविता विता ना लिखता हो, ऐसा कोई आदमी ढूंढ लाओ। वो एक जुलाहे को पकड़ लाए, उससे बोले साहब ये तो जुलाहा है, कपड़ा बुनता है, इसका कोई साहित्य से लेना देना नहीं है, इसके मकान को खाली करके इनको दिया जा सकता है अतिथि को। तो जुलाहा कहता है काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, कविता तो लिख लेता हूँ लेकिन अच्छी सी नहीं लिख पाता। यत्नात् करोमि यदि चारुतरम करोमि, यदि मेहनत से लिखूंगा तो और अच्छी लिख लूंगा। भूपाल मौलि मणिमंडित पादपीठ, राजाओं के मस्तक में लगने वाली मणियों से सुशोभित होने वाले पादपीठ वाले, इतने से पता चलता है वो कितना जानता है। हे साहसांक कवयामी वयामी यामी, कविता लिख सकता हूँ, कपड़ा बुनता हूँ और जा रहा हूँ, मेरा मकान ऐसे खाली नहीं करा पाओगे। वो उसके पास भी इतनी वैविध्य है। भारत की विविधता एक उल्लास उत्सव का कारण है। भारत का वैविध्य एकता में बाधा नहीं है, लेकिन क्या है, एकत्व मूल भाव है, एकता मूल भाव है। वैविध्य उसका संचारी भाव है, वैविध्य उसके साथ स्थायी रूप में संबद्ध है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस विविधता को, जिसकी ओर अनिल जी ने भी कहा और प्रोफेसर नागेश्वर राव जी ने भी कहा, उस वैविध्य को आपकी अध्ययन वस्तु में लाना चाहती है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपके संपूर्ण प्रक्रिया में उसको सम्मिलित सन्निहित करना चाहती है, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति। एक प्रश्न और एक बच्चे ने पूछा था, मैं IITs में, मेडिकल कॉलेजेस में क्या रिसर्च चल रही है उसके जानने के लिए उत्सुक रहता हूँ मैं। तो सर ये प्रोफेशनल लाइफ में हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन? IIT कानपुर ने, आप विश्वास करोगे, IIT कानपुर ने बनाया हुआ भगवत गीता पर एक बहुत अच्छा सा ऐप। आप उनकी साइट खोल लीजिए, यदि आप गूगल में भी भगवत गीता खोजेंगे तो उन्होंने पूरी रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामायण मीन्स वाल्मीकि रामायण, पूरी महाभारत, गीता, इन सब उपनिषदों पर सॉफ्टवेयर बनाया है। उसमें ऑडियो भी है, टेक्स्ट भी है, संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है। वो IIT वाले बना रहे हैं। इसलिए ये भ्रम से भी बाहर, हमारी जो तकनीकी, प्रौद्योगिकी, इस तरह की विशेषज्ञता प्राप्त क्षेत्र हैं, प्राय हम उनको मान लेते हैं कि इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। उनका भी भारत की इस परंपरा, व्यवस्था, सभ्यता, संस्कृति, परिवेश, साहित्य, ज्ञान, गौरव सबसे उतना ही लेना देना है जितना हम सबका है। हाँ, हमारा, आपका, मीडिया, हमारे मित्रों का दायित्व तो थोड़ा अधिक है, क्योंकि प्रस्तुति हमारे माध्यम से होनी है। आप प्रस्तोता हैं, आप प्रस्तुति के कारक भी हैं और प्रस्तुति के प्रायशः उत्स भी हैं। तो उन दोनों के दायित्व हमारे पास अधिक हैं। मैं इसे ऐसे कहता हूँ, भारतवर्ष में करीब करीब, मुझे प्रोफेसर राव करेक्ट करेंगे यदि मैं गिनती में थोड़ा बहुत गड़बड़ हूँ, तो करीब करीब 3.25 साढ़े 3 करोड़ लोग हैं जो उच्च शिक्षा तक पहुँचे हैं इस समय उच्च शिक्षा में हैं। और मैं ये कहता हूँ अपने विश्वविद्यालय में भी कि पुरानी हिंदी की फिल्मों में नायक नायिका से कहता था, तुम लाखों में एक हो। आप जो उच्च शिक्षा तक पहुँचे हो करोड़ों में एक हो, और जो माध्यम तक पहुँचे हो वो और भी करोड़ों में एक हो। तो जब हम करोड़ों में एक होते हैं तो एक गौरव का भाव आता है, एक आत्मविश्वास का भाव आता है, एक आत्मशक्ति का भाव आता है। लेकिन जैसे ही आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, गौरव का भाव आता है, वैसे ही दायित्व का भी संचार होता है। तो हमारा दायित्व भी करोड़ों से अधिक है। इसलिए हमें बहुत सावधान, सतर्क रहना है, सजग रहना है, अपने शब्दों के प्रयोग के प्रति भी, अपनी भाषा के प्रति भी, और जो हमारे से कहा जाएगा उसका क्या अर्थ निकलेगा उसके प्रति भी सचेत, सतर्क रहना है। आपने अभी भाषा और संस्कृति पर बात की और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन सर आज बच्चे जब कहीं भी पत्रकारिता के लिए, किसी भी विषय के लिए, एडमिशन के लिए संपर्क करते हैं विश्वविद्यालयों से गूगल पे जाके, तो सर वहाँ पे कॉल आती है, उनसे पूछा जाता है कि सर हिंदी में हमें पत्रकारिता करनी है हिंदी विषय से। तो वो कहते हैं सर आप हिंदी से कर तो सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी से करेंगे तो आप भारत में और आगे जा सकते हैं हिंदी की अपेक्षा। तो सर ऐसा क्या है कि हम अपने ही देश में अपनी ही भाषा को आगे नहीं लेके जा सकते हैं हिंदी के अपेक्षा, अंग्रेजी के अपेक्षा? सच बात यह है, ये आत्मविश्वास सबसे पहले आपको अपने मन में लाना है, कोई और नहीं लाएगा। मैं विश्व के करीब करीब 35 देश घूम के आया हूँ, और भारत का कोई राज्य नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ। सब जगह हिंदी में बोलता हूँ। मुझे आती नहीं है अंग्रेजी, ये भी हो सकता है, लेकिन कोई हीन भावना नहीं आती कभी भी। दिल्ली के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में, आपके विश्वविद्यालय के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में कुलपतियों के सम्मेलन में बोल रहे थे सब लोग। मेरा जब नंबर आया, लास्ट में आया, मैंने हिंदी में बोला, उसके बाद तुरंत संचालक भी हिंदी बोलने लगे, बाकी सब भी हिंदी बोलने लगे। ये मन में हीनता ग्रंथि है। सबसे पहले तो आप उनकी उच्चता ग्रंथि की बात बिल्कुल मत करिए कि अंग्रेजी बोलने वाले को विद्वान मानते हैं। हमें आती नहीं है, मुझे दुख होता है, मुझे लज्जा आती है। कई बार मैं हिंदी विभागों के कार्यक्रमों में जाता हूँ और हिंदी के टीचर्स आके मुझसे कहते हैं, अरे सर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। मैं कहता हूँ आपको लज्जा आनी चाहिए, मुझे भी आनी चाहिए। यदि मेरी फ्रेंच अच्छी हो तो मुझे खुशी होनी चाहिए। यदि मैं अच्छी फ्रेंच बोलूँ तो मुझे खुशी होनी चाहिए, आपको भी खुशी होनी चाहिए। संजीव शर्मा फ्रेंच अच्छी बोलते हैं, लेकिन हिंदी बोलने में क्या है, मेरी मातृभाषा उसे मैं ठीक से नहीं बोल सकता। तो वो तो पहले मेरे मन में ये विश्वास हो जाना चाहिए, मैं जो कह रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं, जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, जो अभिव्यक्त कर रहा हूं, जो संप्रेषित कर रहा हूं, वो वही है जो मैं चाहता हूं, और मैं इसमें कर सकता हूं, बिना किसी हीनता ग्रंथि को लाए हुए कर सकता हूं। जिनको समझना हो समझे, ना समझना हो ना समझें। महात्मा जी ने घोषणा की थी, संपूर्ण विश्व को बता दो गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। अंग्रेजी में किताबें लिखते थे।
इसलिए पहले अपनी हीनता ग्रंथि से बाहर जाना है, दोषारोपण से बचना है। धन्यवाद। बहुत ही अच्छे सवाल आए और बहुत ही संतोषजनक जवाब भी आया। नई शिक्षा नीति के तहत जो बातें इन्होंने कही कि हम कहीं कहीं ईस्टर्न थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें और विदेशी भाषाओं को लेकर कुंठा न पालें, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ संजीव शर्मा जी का कि आपने इतने अच्छे विचार यहाँ पे रखे। जब माननीय नागेश्वर राव जी ने बात रखी कि कैसे स्वयं चैनल के तहत हम पढ़ाई कर सकते हैं, स्वयं से स्वयं प्रभा और जो NTA के जरिए परीक्षा देकर, तो जाहिर सी बात है कि हमारे भारतीय परंपरा, वैज्ञानिक परंपरा कह सकते हैं कि वैज्ञानिक परंपरा नहीं रही है, लेकिन दर्शन शास्त्र की परंपरा रही है। और साथ ही शिक्षकों और विद्यार्थियों को की जिज्ञासाओं को जो शांत किया और जो उनका उत्तर रखा, इसके लिए मैं दोनों अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय अनिल त्यागी जी जो सह प्रचार प्रमुख हैं मेरठ प्रांत के, उनका भी आभार। तो इतना अच्छा संयोजन के लिए मैं प्रोफेसर अनिल कुमार निगम जी को भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा संयोजन किया।